नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। सिर्फ 30 सेकंड में तिब्बत से आए सैलाब ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर तबाही मचा दी। इस तबाही में 5 मंजिला ग्यारोंग इमिग्रेशन सेंटर तिनके की तरह बह गया। भारत नेपाल चीन में इस रास्ते से व्यापार होता है। मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री भी यहीं से परमिशन लेते हैं। खबर यह भी है कि जब ये सैलाब आया तब कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक जत्था भी इमिग्रेशन सेंटर में ही मौजूद था, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और इसी बीच नेपाल सरकार की तरफ से यह कहा गया कि अभी भी हजारों लोग लापता हैं। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह से फोन पर बात की। इस आपदा के बाद भारत की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। थोड़ी ही देर में इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर रिलीफ मटेरियल और मॉडर्न इक्विपमेंट्स लेकर काठमांडू के लिए फ्लाई करेगा। भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। चैलेंज बस यही नहीं है, इस वक्त भारत और नेपाल के 1700 किलोमीटर बॉर्डर में हाई अलर्ट है। फिक्र इस बात की है कि तिब्बत से निकला पानी नेपाल होते हुए बिहार और यूपी की तरफ बढ़ रहा है, जो यूपी के 4 जिलों और बिहार के 9 जिलों में तबाही ला सकता है। एनडीआरएफ की 18 टीमें भेज दी गई। एसडीआरएफ को अलर्ट पर कर दिया गया है। यह खतरा कितना ज्यादा बड़ा है, इस रिपोर्ट में समझिए। चीन में जलजला, नेपाल क्यों दहला? चीन का वाटर बम, क्यों खतरे में हम? बेकाबू चीनी पानी, दहशत में हिंदुस्तानी। खतरा कितना बड़ा है, चुनौती कितनी बड़ी है, बस इसी से जान लीजिए। अगले कुछ घंटों में यूपी बिहार की नदियों में 3 लाख क्यूसेक चीन का पानी घुस सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री अलर्ट मोड पर हैं, गृह मंत्री नजर रखे हुए हैं, मुख्यमंत्री को आगाह कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट रहने को कहा गया है। यूपी बिहार के 10 जिलों पर बहुत बड़ा खतरा है। डरना नहीं है, अलर्ट रहना है, बचना है और बचाना है। यूपी बिहार के 10 जिलों में अलर्ट क्यों जारी किया गया है, उसकी वजह ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है। कैसे महज 30 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। ये नेपाल चीन अधिकृत तिब्बत का रसुआगढ़ी बॉर्डर है। जो तस्वीरें स्क्रीन पर दिख रही हैं वो चीन अधिकृत तिब्बत का इमिग्रेशन सेंटर है। दूसरी तरफ नेपाल का रसुआ जिला है। चीन अधिकृत तिब्बत के ग्यारोंग इमिग्रेशन सेंटर की ये 5 मंजिला ऊंची इमारत है। तिब्बत और नेपाल में यहीं से आने जाने की परमिशन मिलती है, लेकिन सुबह 9:30 बजे अचानक से यहाँ लोग भागने लगे। पैदल भाग रहे लोग, गाड़ियों से भाग रहे लोग, लेकिन 30 सेकंड के भीतर ही पूरी तस्वीर बदल जाती है। अचानक से लाखों क्यूसेक पानी के साथ आया मलबा 200 फीट ऊंची इमारत को लीन लेता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता और लोग लाखों टन के मलबे में दफन हो जाते हैं। मंजर कितना भयावह है और चैलेंज कितना बड़ा है, कितना बड़ा खतरा यूपी बिहार की तरफ बढ़ रहा है, इमिग्रेशन सेंटर की तबाही की दूसरी तस्वीर से महसूस कर सकते हैं। इमिग्रेशन सेंटर पर 50 से ज्यादा बसें, कार और दूसरी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं। लोग जान बचाकर भागते हैं, लेकिन कोई नहीं बच पाता है।
पानी के साथ आया लाखों टन का मलबा बस, ट्रकों और कार को तिनके की तरह बहा ले जाता है। नेपाल और भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात क्यों है? उसकी वजह है कि तिब्बत चीन के ग्योरोंग इमिग्रेशन सेंटर से कैलाश यात्रा की परमिट मिलती है। जब से यह तबाही आई है, यहां पर कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक हिंदुस्तानी ग्रुप भी मौजूद था, जिनकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। नेपाल के पर्यटन विभाग के मुताबिक 384 लोगों का पता नहीं चल पा रहा है, जिनमें 291 विदेशी पर्यटक हैं, जिसमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। तबाही का यही लाखों टन क्यूसेक पानी हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है, जो यूपी बिहार के करीब 10 से 20 जिलों में तबाही मचा सकता है। जैसे जैसे ये पानी आगे नेपाल की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे सबको डुबोता जा रहा है। पानी की रफ्तार में 40 किलोमीटर सड़क बह गई और 19 पुल भी टूट गए। ये वो रास्ता है जहां से नेपाल में चाइनीज कंटेनर आते हैं और इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी जाते हैं। नेपाल चीन बॉर्डर पर मौजूद इस जगह को फ्रेंडशिप ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। वो भी बह गया। जैसे जैसे चीन का पानी आगे बढ़ता गया, जो भी सामने आया उसे लीलता गया। ये रसुआ जिले में एंट्री की पहली तस्वीर है। जब ये पानी रसुआ जिले में एंट्री करता है तो आसपास के पेड़ों को चपेट में ले लिया। टिमुरे और स्याब्रू बेसी में कई घर भी बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हो गए। यह तस्वीर रसुआ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की है, जो पानी के प्रेशर के सामने तिनका नजर आया। त्रिशूली बाजार में बाढ़ के बाद मकान मलबे की चपेट में आ गए हैं। बेन्नावती बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया है, मकान मलबे में दब गए। नेपाल में ऐसी तबाही आई जिसके चलते सड़कें और दर्जनों पुल बह गए। 8-10 ट्रक बगाएको, घर बगाएको, मान्छे बगाएको मैले देखेँ। हृदय विदारक घटनाहरू, माथिबाट पनि ट्रकहरू बगाएर ल्याएको देखेँ। त्यति ठुलो क्षति मैले देखेँ। आजसम्म मैले देखेको थिएन। 18 वर्ष भयो, तर 18 वर्षमा पहिलोचोटि मैले यस्तो घटना देखेको। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सैलाब आ गया? नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के चौंकाने वाले दावे के मुताबिक सुबह 8:37 पर भूकंप आया, जिसके बाद सुबह 9 बजे अचानक पानी का तेज बहाव आ गया। आशंका है कि इसी भूकंप की वजह से ग्लेशियर में जमा पानी का बांध टूट गया और लहेंदे नदी में बाढ़ आ गई। नेपाल में इसे भोटे कोशी नदी कहा जाता है। तिब्बत नेपाल के बॉर्डर पर भोटे कशी नदी की एंट्री होती है। फिलहाल इस तबाही के पीछे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की आशंका जताई जा रही है। जिस ग्लेशियर के फटने की बात कही जा रही है, उसकी दूरी भोटे कोशी रिवर से सिर्फ 40 किलोमीटर है। नेपाल सरकार के इस आशंका के पीछे की वजह भी सामने आ रही है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। यह 24 अगस्त की सैटेलाइट इमेज है। 2 दिन पहले 24 अगस्त को सेंटिनल सैटेलाइट इमेज जारी की गई थी। इस इमेज में दिख रहा है कि तिब्बत के ग्लेशियल रीजन में पानी जमा हो रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी वजह से भोटे कोशी नदी में बाढ़ आई। जिस जगह की यह सैटेलाइट इमेज है, वो जगह नदी से 38 किलोमीटर ऊपर है। ग्लेशियर फटने की तबाही के पीछे सबसे बड़ी वजह इसलिए भी मानी जा रही है कि 1 साल पहले भी इस इलाके में हादसा हुआ था। जुलाई 2025 में भी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था। तिब्बत में पुरुगु ग्लेशियर के टूटने से रासुआ में बाढ़ आई थी। अचानक आए इस बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। चीन से आए इस सैलाब से रासुआ में किस कदर तबाही मची है, उसकी गवाही ये 2 तस्वीरें दे रही हैं। पहली तस्वीर तबाही से पहले की है, जिसमें सैकड़ों घर दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर बर्बादी के बाद की है। कुछ एक घर बचे हैं, बाकी घरों का नामो निशान मिट चुका है और अब यह पानी भारत की तरफ पहुंच चुका है। भारत में यूपी बिहार के लिए खतरा क्यों है, उसे मैप के जरिए समझते हैं। भोटे कोशी नदी तिब्बत से निकलती है, नेपाल में आकर त्रिशूली नदी में मिलती है। त्रिशूली नदी नेपाल में ही काली नदी में मिलती है। त्रिशूली और काली गंडक ही नेपाल के देवघाट में मिलकर नारायणी बनती हैं।
नारायणी भारत में प्रवेश करने के बाद गंडक नदी कहलाती है। गंडक का पानी महाराजगंज और कुशीनगर से गुजरते हुए बिहार में प्रवेश करता है। गंडक बिहार में सोनपुर, हाजीपुर के पास गंगा में मिलती है। गंडक नदी की कुल लंबाई 640 किलोमीटर है। नेपाल से निकलकर यह नदी 445 किलोमीटर बिहार यूपी में बहती है। नेपाल से पानी आने की वजह से और गंडक के जलस्तर के बढ़ने की वजह से यूपी के 4 और बिहार के आसपास के करीब 9 जिलों पर खतरा मंडरा रहा है। यूपी में महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया में गंडक की सहायक नदियों से बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। उसी तरह बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीवान, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली शामिल हैं। इन तमाम जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं ये फ्लड का सीजन है, तो ऑलरेडी बिहार में हमारी टीम्स डिप्लॉयड थी, बट अभी आज ये स्थिति जिस हिसाब से डेवलप हुई है, एमएचए भी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा था और स्टेट गवर्नमेंट ने, सीएम साहब ने भी अभी असेसमेंट किया शाम को। उसके बाद एक वेस्ट चंपारण जो गंडक रिवर बेसिन के साथ ही पड़ता है और मुजफ्फरपुर, तो 2 टीमें उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमको टीमें चाहिए, तो हमारी टीम ऑलरेडी डिप्लॉय हो गई वहां पे। और ऐसे ही यूपी गवर्नमेंट ने भी असेस किया, तो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में एक हमारी टीम गई है। तो ऑलरेडी 9 टीम्स हैं हमारी बिहार में अलग अलग जगह, और 2 टीम्स ये स्पेसिफिकली इस सिचुएशन के मद्देनजर गई हैं। सीडब्ल्यूसी का भी एडवाइजरी था सुबह का, तो हम लोग सुबह से ही उस पर नजर बनाए हुए थे और हमारी एडिशनल टीम्स स्टैंड बाय में है। जैसे से अगर स्थिति जिस हिसाब से पानी नीचे आता है और अगर स्थिति बनती है तो हमारी एडिशनल टीम्स भी डिप्लॉय होंगी। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बेतिया, मोतिहारी और गोपालगंज जैसे जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गोपालगंज में गंडक नदी में आज सुबह वाटर लेवल 62.75 मीटर था, जो खतरे के निशान के ऊपर था। नेपाल में आई बाढ़ से इस नदी का लेवल और ज्यादा बढ़ने लगा है। खतरा कितना बड़ा है, खुद इसका जिक्र बिहार के डिप्टी सीएम ने किया है। नेपाल के त्रिशूली नदी होते नारायणी, जो हम लोगों के यहाँ गंडक बनती है, इसमें पानी का प्रवाह काफी तेजी से आ रहा है। अभी तक पानी के प्रवाह और पानी के समझिए कितना पानी आएगा इसका जो आकलन आया है, वो हम लोगों को भी तो सूचना नेपाल सरकार से लगातार मिल रही है और नेपाल की सरकार ने भी जो आकलन करके बताया है उनके हिसाब से यह बात सही है कि स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का, वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे। 2.5-3 लाख आने की संभावना है। उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए हैं। हम लोगों को आज की रात दबाव झेलना है और हम लोग इसके हिसाब से पूरी तैयारी कर लिए हैं। गंडक नदी के देव घाट में करीब 3 मीटर बढ़ने की आशंका है। इसके लिए सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं और नदी के बढ़ते वाटर लेवल पर नजर रखी जा रही है। बिहार के बगहा स्थित गंडक बैराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं। मुश्किल सिर्फ बिहार की नहीं है, नेपाल से आ रही इस तबाही में यूपी में भी खतरा बढ़ गया है। नेपाल से आए अचानक बाढ़ को देखते हुए महाराजगंज और कुशीनगर जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सीमावर्ती जिलों के प्रशासकों को सतर्क रहने और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। कुदरत के गुस्से से कोई बच नहीं सकता, लेकिन इसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। नेपाल के लोगों का दावा है कि मौत का यह सैलाब चीन से आया। जहां ग्लेशियर फटा वो हिस्सा नेपाल से 50 किलोमीटर दूर है। फ्लैश फ्लड को नेपाल तक पहुंचने में 30 से 40 मिनट लगे। अगर चीन ये इंफॉर्मेशन समय रहते नेपाल को दे देता तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए आधा घंटा काफी था, लेकिन चीन ने यह इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज चीन में है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, लेकिन वो चीन करने क्या गई हैं, ये पाकिस्तान में किसी को नहीं पता।
मरियम नवाज के 13 अरब रुपए के पर्सनल जेट का मामला अभी तक पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुला ही रहा था। अब ये विदेशी दौरे जख्मों पर नमक की तरह लग रहे हैं। मरियम के साथ लंबा चौड़ा सरकारी लाभ लश्कर भी है, लेकिन दौरे का मकसद ऐसा है कि सुनकर पाकिस्तानियों को लकवा मार जाए। मरियम का चीनी तमाशा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहला हैंडशेक, दूसरा हैंडशेक, तीसरा हैंडशेक, चौथा हैंडशेक। नवाज शरीफ की शहजादी हाथ पर हाथ मिलाए जा रही हैं और पाकिस्तान सीने पर हाथ रखकर जला भुना जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों को इस बात पर रत्ती भर यकीन नहीं है। वजह है शरीफ खानदान का इतिहास, जो सरकारी माल से मौज उड़ाने में हर हद तक बेशर्म हो चुका है। नवाज शरीफ की सियासी वारिस मरियम नवाज भी इसी खानदानी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। बात तो सच है, चीन से टिकटॉक आ चुका है, वो भी सरकारी। टिकटॉक वीडियो बनाना पाकिस्तान की रूलिंग क्लास का शौक है। ऐप भी चीनी, जमीन भी चीनी, माल भी चीनी और अय्याशी पाकिस्तानी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि मरियम का चीन दौरा उनकी शॉपिंग के लिए डिजाइन किया गया है। कहा जा रहा है कि मरियम की छोटी बेटी की शादी अगले महीने है और इसी की शॉपिंग के लिए वो चीन गई हैं। शॉपिंग और शादी वाली खबरों में दम तो है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान के जश्न आजादी के मौके पर मरियम के बाजू में दिखे एक अनजान शख्स की पाकिस्तान में जमकर चर्चा है। कहा जा रहा है कि यही शख्स मरियम की छोटी बेटी का शौहर बनेगा। बहरहाल शादी हो या शॉपिंग या फिर मीटिंग, पाकिस्तानियों को तो इन सब की आदत है। जिसकी आदत नहीं है वो ये है। चीन रवाना होते हुए मरियम ने एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी अफसर से हाथ नहीं मिलाया, दूसरे पाकिस्तानी अफसर से भी हाथ नहीं मिलाया, लेकिन चीनी डिप्लोमेट से झट से हाथ मिला लिया। और चीन पहुंचकर तो चीनी अधिकारियों से धड़ाधड़ हाथ मिलाए जा रही हैं। पिछले साल यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद से हाथ मिलाने की उनकी तस्वीर अभी तक वायरल है। ये सब देखकर पाकिस्तान में शरिया और इस्लाम और पर्देदारी के ठेकेदार तिलमिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मरियम के हाथ मिलाने से परेशान है, लेकिन मरियम ने तो अपने हाथों से सुप्रीम कोर्ट की गर्दन भी पकड़ ली है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इमरान खान अभी तक जेल में है, तो उसकी वजह मरियम ही है। कहा जा रहा है कि मरियम नहीं चाहती थी कि उनका जानी दुश्मन अस्पताल में भर्ती हो, इसीलिए इमरान रातों रात फिर से जेल के अंदर पहुंचा दिए गए। अब सवाल उठता है कि मरियम के पास इतनी ताकत कैसे आ गई कि उसके सैर सपाटे और शॉपिंग के लिए चीन का 4 दिनों का सरकारी टूर बना दिया जाए। उसकी मर्जी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ताक पर रख दिया जाए। पाकिस्तान में तो फौज की हुकूमत चलती है, सरकारें तो कठपुतलियां हैं, फिर मरियम इतनी पावरफुल कैसे हो गई? पाकिस्तान की सियासत में ऑडियो वीडियो लीक का खेल बहुत पुराना है। अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक कभी आईएसआई नेताओं के वीडियो लीक करती है, तो कभी कभार फौजी अफसरों के वीडियो भी लीक हो जाते हैं। सच्चाई कितनी है ये कौन जाने, लेकिन पाकिस्तान में चर्चा जबरदस्त है कि मरियम के पास फौजी जनरलों के कई सीक्रेट वीडियो हैं, जिसके बल पर वो अपनी बातें मनवा ही लेती हैं। इमरान खान आजाद हो सकते हैं, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि मुनीर भी उनसे डील करना चाहता है, लेकिन मरियम का कंट्रोल ऐसा है कि मुनीर चाहकर भी इमरान को ढील नहीं दे पा रहा। मरियम ने अपने इसी कंट्रोल की बदौलत सरकारी खजाने से 13 अरब रुपए का निजी गल्फ स्ट्रीम प्लेन खरीद लिया, लेकिन मुनीर ने चूं तक नहीं की। पूरा पाकिस्तान अब तक मरियम के इसी प्लेन के नाम पर रो रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। और मुनीर उस जहाज के पेट्रोल का खर्च आवाम का तेल निकालकर वसूल रहा है। हर विदेशी दौरे की तरह मरियम इस बार भी अपने नौकर चाकरों का पूरा लाव लश्कर लेकर चीन दौरे पर गई हैं। मरियम की सरकार में मंत्री अजमा बुखारी और मरियम औरंगजेब की हैसियत भी मरियम नवाज की कनीज से ज्यादा नहीं है। मरियम साहबा की अपनी बहुत सारी ऐसी आप ये पर्सनल एड कह लीजिए, हेल्प स्टाफ में से लोगों को कह लीजिए, उनकी भरमार भी इस दौरे में उनके साथ जा रही है। मतलब जिन्होंने उनके कपड़े वपड़े इस्त्री करने हैं, उनके और मेकअप वगैरह,
तो तमाम खवातीन जो है वो भी उनकी हमसफर हैं चाइना के इस दौरे में। और एयरपोर्ट से जो तस्वीर और वीडियो सामने आई हैं उसने इस वक्त सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। मरियम का चीनी टिकटॉक नामा धड़ल्ले से जारी है। शॉपिंग पूरी हो जाएगी तो शादी का जश्न शुरू हो जाएगा। पाकिस्तानी चीखें, चिल्लाएं, भूखे मरे या बेरोजगारी में खुदकुशी करें तो उनकी बला से। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। पाकिस्तान ने फिर कोई गुस्ताखी की तो दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे भयंकर युद्ध होगा। पाकिस्तान के मिलिट्री बेस, एयरबेस, स्ट्रेटेजिक लोकेशन सब कुछ भारत के टारगेट पर होंगे। भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एटमी हथियारों के जखीरे पर भी भारत की नजर थी। इस बार तो भारत ने पाकिस्तान को बख्श दिया, अगली बार ये मोहलत नहीं मिलेगी। क्या अगला युद्ध और भयानक होगा? इस बार निशाना पिंडी का हेडक्वार्टर होगा। उड़ जाएगा किराना का एटमी खजाना। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध हुआ तो इस बार मंजर बेहद भयंकर होगा। यह भविष्यवाणी की है भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। जनरल चौहान पिछले साल उस वक्त भारत के सीडीएस थे जब भारतीय सेनाओं ने पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था। ऑपरेशन सिंदूर के 15 महीने बाद जनरल अनिल चौहान ने बहुत बड़ा राज खोला है। It changed India, but I think it changed the other side more. Sindoor, we decided to use a third option, that is exploit the lower airspace. That means it would have kept the threshold of conflict low, it would have assured success, and then there would have been an element of surprise. In fact, whenever you are exercising any option, if you repeat that strategy time and again, the chances of success will be dim. So every time you will have to think of a new strategy. Uri was different. He never expected it. Balakot was entirely different. It was not in J&K, it was in Khyber Pakhtunkhwa. And Sindoor was entirely different from what we had done earlier. So you have to have a new strategy always. Next is about capability development. I think we all learn lessons from whatever we do. So Balakot strikes probably had their own lessons for Pakistan as well as for us. We learned that, long range precision strikes are a must. Standoff capability is a must. Post strike damage assessment is a must. You have to get back the proof of what you have done. भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का यह बयान इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान से अगली जंग और भी भयानक होगी, क्योंकि भारत के पास दुश्मन को चौंकाने की रणनीति भी है और ताकत भी। जनरल अनिल चौहान ने जो कुछ कहा उसका मतलब यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक से ऑपरेशन सिंदूर तक भारत की मिलिट्री ने हर बार मकसद बड़ा रखा और टारगेट को सटीक तरीके से अचीव किया। इसलिए अगली जंग हुई तो पहले से भयंकर होगी, क्योंकि उड़ी के हमले के बाद भारत ने पीओके में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पुलवामा के हमले के बाद भारतीय एयरफोर्स ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और रावलपिंडी से लेकर कराची तक, लाहौर से लेकर सरगोदा तक पाकिस्तान के मिलिट्री और एयर बेसेस को तबाह किया था। इसलिए अगली जंग हुई तो पाकिस्तान को और बड़े झटके के लिए तैयार रहना चाहिए। जनरल अनिल चौहान ने बताया कि 10 मई 2025 को जब पाकिस्तानी पंजाब के किराना हिल्स इलाके से धुआं उठा था तो वो महज इत्तेफाक था। भारतीय सेनाओं ने जानबूझकर किराना हिल्स में छुपा कर रखे गए पाकिस्तान के एटमी हथियारों को निशाना नहीं बनाया था। भारत का पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने का कोई इरादा नहीं था। ये तो एक ड्रोन था जो भटक कर किराना हिल्स पर जा गिरा था। मगर अगली बार जंग हुई तो ये कोइंसिडेंस नहीं,
कंफर्म अटैक होगा। There was a small episode about what I think Air Marshal Bharti was asked, that Kirana Hills episode. I think I'll clarify this. At occasions it's been asked whether Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there. And with Bharti had rightly clarified that we did not target Kirana Hills. I can maybe given kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha, and Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha, and it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes, because Pakistani media also showed some kind of images in which there was smoke coming out from Kirana Hills, and they were asking. असल में पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई 2025 को पाकिस्तान के सरगोधा जिले में किराना हिल्स पर अटैक के विजुअल्स आए थे। ये वीडियो खुद पाकिस्तानी मीडिया ने चलाए थे, जिसमें किराना हिल्स पर अटैक और फिर वहां से उठते धुएं को दिखाया गया था। किराना हिल्स पाकिस्तानी पंजाब के सरगोधा जिले में है। कहा जाता है कि किराना हिल्स के नीचे पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स यानी एटमी मिसाइलों का साइलो बना रखा है। करीब 100 वर्ग मील इलाके में फैली इस स्टोरेज फैसिलिटी को पाकिस्तान में एरिया 51 के कोड नेम से जाना जाता है। यहाँ पर पहाड़ियों के नीचे पाकिस्तान ने अंडरग्राउंड कंक्रीट बंकर बना रखे हैं, जहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने अपने एटमी हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल्स को रखा हुआ है। सरगोधा का मुशाफ एयरबेस भी यहाँ से पास ही है, जहां पाकिस्तानी सेना ने अमेरिकन मेड F-16 फाइटर जेट भी तैनात किए हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर एटमी हथियारों को तुरंत डिप्लॉय किया जा सके। पाकिस्तानी सेना ने यहां कम से कम 6 सुरंगें बनाकर अपने एटमी हथियार रखे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसी तमाम खबरें आई थी जिनमें कहा गया था कि किराना हिल्स पर भारत के हमले के बाद वहां से रेडिएशन लीक हुआ था। हालांकि खुद पाकिस्तान और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने क्लियर किया था कि किराना हिल्स से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ। हालांकि किराना हिल्स को निशाना बनाकर भारत ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया था कि पाकिस्तानी फौज ने कोई भी गुस्ताखी की तो याद रखे कि उसकी गर्दन उसके एटमी ठिकाने भारत की पहुंच में। Issue of the Kirana Hills, I think everybody knows what India did out there. Quite clearly, we know what Kirana Hills was all about. And I think it was a message which was being delivered to the Pakistanis that we have them in our sights. And the message is that it was not just that, we have these targets in the sights of our missiles, but we had the capabilities of sending loitering munitions as far as Sargodha, which is one of the main air bases of the Pakistan Air Force. And they were roaming around out there without any let or hindrance. Clearly, the message is that if we wanted, we could have wreaked more havoc on your air bases than what we did. And if we did not do it, it was deliberate. So the message is to the Pakistanis is that don't try any adventurism. दिल्ली में थिंक टैंक विवेकानंद फाउंडेशन के प्रोग्राम में एक्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिर्फ किराना हिल्स पर ही नहीं, पाकिस्तान को लेकर भारत की युद्ध की तैयारियों को लेकर कई और चौंकाने वाली बातें बताई। ये तस्वीरें गिलगित बाल्टिस्तान सूबे की हैं। यहीं पर है पाकिस्तान एयरफोर्स का स्कार्दू एयरबेस यानी PAF बेस कादरी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना ने इसी स्कार्दू एयरबेस से भारत पर अटैक करने की कोशिश की थी। जम्मू कश्मीर में हमारी सेना और वायुसेना के ठिकानों को टारगेट बनाने का प्रयास किया था। जनरल चौहान ने बताया कि भारत ने भी स्कार्दू बेस को उड़ाने की तैयारी कर ली थी, मिसाइलें लोड हो गई थी, मगर ऐन मौके पर मौसम ने पाकिस्तान को बचा लिया। At about, once the Pakistanis had picked up the phone and they said they wanted to talk at about 10, the air chief had asked me that whether he should strike Sargodha. I said, oh, go ahead. And then I said, please identify 2 more targets.
So he had one of the targets he identified was Sukardu. But unfortunately, we gave a yes, but no, after some time the weather was bad over Sukardu, but they had to change over to Bulhari. Now from Sukardu to Bulhari, which is near Karachi. Now, unless you had practiced, you had the targeting data, everything thought on D-Day, before to D-Day, it is not possible to do this. So unless your escalation matrix is correct and people are aware of what is to be done, right from D1. So it's not possible because of this fast pace of operations. आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को तबाह कर दिया था। रावलपिंडी के पास पाकिस्तानी एयरफोर्स के नूर खान बेस से लेकर सरगोदा के मुशाब से लेकर कराची के पास भोलारी एयर बेस तक भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही मचाई थी। इसी के बाद पाकिस्तानी सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने फोन करके सीज फायर की गुहार लगाई थी और फिर अपनी शिकस्त छुपाने के लिए भारत के साथ हुई बातचीत लीक कर दी थी। This particular ceasefire, what happened in the military domain? I told you that they picked up the phone at about 9:30, spoke. We chose our own time. The DGMO said he's not available till about 3 o'clock, and then 3 o'clock he said, and then we decided at 5 o'clock. So the ceasefire is decided between two DGMOs. And that's it. Means I don't see the role of anyone else. How did this particular information get leaked out to the Americans that they tweeted before we could announce this? Again, I'm really not sure, but it didn't leak out from us. So there has been some kind of an understanding between this us, the DGMO level, that this any kind of conversation which is helped, you maintain due secrecy on this. So I think that it somehow got leaked out from the other side. That's what I feel. पाकिस्तान ने भारत के साथ हमेशा ही ऐसी चालबाजी की है। 1965 का युद्ध हो, 1971 की शिकस्त हो, करगिल युद्ध हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, पिटने के बाद पाकिस्तान एक नया प्रपंच शुरू कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान खुद को महफूज रखने के लिए अब मुस्लिम देशों से मदद का तलबगार बन रहा है, नए नए मिलिट्री अलायंस कर रहा है ताकि भारत की घेरेबंदी कर सके। यूं तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ पिछले साल ही डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया था, जिसमें एक देश पर हमला दूसरे पर भी अटैक माने जाने की कंडीशन शामिल थी, मगर अब इस बायलैटरल डील में पाकिस्तान ने टर्की को भी एंगेज कर लिया है। डील होने के बाद से ऐसी खबरें हैं कि 19 से 21 अगस्त के बीच टर्की के कई मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन पाकिस्तान पहुंचे थे। टर्किश एयरफोर्स के C-130 हरक्यूलिस और A-400M एटलस ट्रांसपोर्ट प्लेन पाकिस्तान में देखे गए थे। टर्की के ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन रावलपिंडी के नूर खान बेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर देखे गए थे। ऐसी खबरें हैं कि इन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन से टर्की ने पाकिस्तान को सैनिक साजो सामान पहुंचाया है। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी टर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी, पाकिस्तान को अपने ड्रोन सप्लाई किए थे, इसलिए टर्की के साथ पाकिस्तान का नाटो स्टाइल का डिफेंस एग्रीमेंट यकीनन भारत के लिए चिंता की बात है और भारत को अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी इसको ध्यान में रखकर बनानी होगी। Pakistan has always been seeking security in pacts and alliances, and right after this particular conflict, he was trying to secure security, national security, by some more accords and alliances. First, he tried this SMDA, Strategic Mutual Defense Agreement, with Saudi Arabia on 17th of September 2025. And now, of course, is this Mecca Accord, in which the only statement which they said that it's for mutual deterrence, for strengthening deterrence, and attack on any one country would be considered as an attack on either of the. So I think that has got major security implications for India. Unless the pact says that it is not against India, we must assume that it is against India. We should, the warfare, I said, is changing. So this pact may not allow joint application of force through land, which we conventionally think. A new kind of a front, because geographically they are separated. But warfare today is not happening only on land. So it's a maritime, airspace, cyber, space, electromagnetic spectrum.
they still can be joined. So there's a new kind of a threat, and we'll have to, factor this in our future strategies. अगर हम पाकिस्तान और टर्की के इस अलायंस में इस्लामाबाद के पुराने साथी चीन को भी जोड़ लें तो भारत के खिलाफ एक ताकतवर मोर्चा बनता साफ दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन के हथियारों से मुकाबला किया और चीन ने सर्विलांस में भी पाकिस्तान की मदद की थी। यानी भविष्य में किसी भी युद्ध में चीन भले ही पाकिस्तान की तरफ से खुलकर शामिल ना हो, मगर पर्दे के पीछे से यकीनन एक्टिव रहेगा। If you look at what happened during Operation Sindoor, clearly we got into a new situation. A new situation where, unlike in the past, where China avoided direct entanglement in operational terms in India-Pakistan military conflict, they were very major factor. I'm not going to specifics, but from fusion of weapon systems to sharing of PETO data to real-time ISR, and some reports even suggesting first combat use of Chinese hypersonic system. In fact, whole lot of things were done where China was trying out things through a partner rather than directly, and they have created a new deterrence dynamics for us. In any future India-Pakistan conflict, we'll have to work on the assumption that China will be around in some form, providing support to Pakistan. क्लियर है कि पाकिस्तान एक के बाद एक शिकस्त के बाद भी कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है और नए नए पैतरों से भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में किराना हिल्स बच गया, मगर इस बार जंग हुई तो रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर साफ हो जाएगा।